हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई पिछले 8-10 दिन से अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार जो अब तक हमने पढ़ा है हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपका 10th क्लास का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने 3 एक्सरसाइज जो वो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। उन 3 एक्सरसाइज के केस में लास्ट जो क्लास जो थी आपकी उसमें हमने अलाइड एंगल जो प्रॉपर्टी जो थी उस अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए जो भी फंक्शनल वैल्यू थे वो क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे कल लास्ट टाइम कि भाई अगर आप किसी भी अलाइड एंगल के अंदर अगर 90 के अंदर कुछ वैल्यू माइनस करोगे, कोई वैल्यू एक एक्यूट एंगल को अगर माइनस करोगे तो एक फंक्शन वो दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारी बातें हमने पढ़ी थी कल। आज जो है पीछे का जितना भी जो भी टॉपिक हमने पढ़ा वो सारे की सारी प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी यूज होंगी। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी है, उनको आपको याद रखना है। हम उसको बाय प्रूफ सोल्व करवा रहे हैं, आपको उनका प्रूफ भी याद होना चाहिए और वो आपको मेमोराइज भी होनी चाहिए, अच्छे से अपने माइंड में हमेशा वो सेट रहनी चाहिए। जितना आपको याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उतना ही आपको आसान लगेगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक अपना अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं जैसे कि सबसे पहले जो आपके पास वो है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद पहले ये दूसरी जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद थर्ड जो आपके पास वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आज की जो है मेन प्रॉपर्टी है, जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो ये आपकी वैसे तो है 3, बट इन 3 से आप 9 बना सकते हो। भाई इसको यूज करके आप 2 प्रॉपर्टी और बना सकते हो, इसको यूज करके 2 और बना सकते हो, इसको यूज करके 2 और बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके पास 9 प्रॉपर्टी आएंगी, लेकिन बेसिक ये है इनको आगे पीछे कैसे यूज करके वो प्रॉपर्टी बनाएगा। हम इनको स्टार्ट करते हैं, इनका प्रूफ चेक करते हैं कैसे क्या हमने बनाया है भाई। तो भाई मान लिया जाए कि आपके पास ये वैल्यू है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसके अंदर ये एंगल आपका राइट एंगल होगा। ये वैल्यू आपके पास ए पॉइंट, ये आपके पास बी और ये पॉइंट आपके पास सी, तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो भाई ये हमने मान लिया अपना एक्यूट एंगल थीटा। क्या मान लिया हमने अपना एक्यूट एंगल थीटा। अगर एक्यूट एंगल थीटा है तो उस केस में भाई राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात होगी तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। भाई क्या यूज होती है कि पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पाइथागोरस थ्योरम को जब आप यूज करोगे तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो सबसे बड़ी साइड जो है उस बड़ी साइड का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज अगर सबसे बड़ी साइड होती है तो सीधी सी बात है ये कहें हम कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो भाई देखो अगर हमारे पास ये राइट एंगल है तो ये जो साइड है ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। अगर ये एक्यूट एंगल है तब आपके पास एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो साइड हो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। शॉर्ट में लिख रहे भाई एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और लास्ट जो साइड बचगी ये आपका कौन है भाई, बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, बी से डिनोट करते हैं। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हमने सारी साइड डिसाइड कर दी है, आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, अब भाई आपके पास AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब भाई ये हाइपोटेन्यूज था तो ये AC साइड है, AC साइड का स्क्वायर
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर है तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1। तो हम बारी बारी से इन तीनों को प्रूव करेंगे भाई। हमें क्या करना है भाई, एक बार जो है यहाँ से अपने पास एक काम यूज करो, ताकि इसके अंदर 3 साइड है ना, तो इन तीनों साइड्स को हम यहाँ से 1 बाई 1 इस इक्वेशन 1 को तीनों साइड्स के स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे। तीनों साइड के स्क्वायर से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तीनों साइड के स्क्वायर से जब डिवाइड करवाएंगे तो भाई सबसे पहले हम डिवाइड करवा रहे हैं भाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर। इससे डिवाइड करवा दिया भाई हमने AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से थोड़ा और जब डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई भाई AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी भाई AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू जब आएगी तो ये आ जाएगी BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एक बात और आपने पढ़ रखी होगी छोटी क्लास में भाई, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे x और यहाँ पे y है भाई, ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे x और यहाँ पे अगर y है, इसकी भी कुछ पावर, इसकी भी कुछ पावर, कोई भी पावर हो, हम स्क्वायर के बजाय जर्नल लेते हैं n पावर, लेकिन दोनों की सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है। दोनों की पावर सेम है, x की भी पावर n, y की भी पावर n है। तो भाई जब यहाँ पे अगर आपको जरूरत हो ना, यहाँ पे आपको क्या हो, जरूरत हो, तो इस पावर को आप क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा का मतलब अगर यहाँ पे दोनों के साथ अलग अलग पावर लगी हुई है ना, तो अलग अलग पावर की बजाय आप इसको u भी लिख सकते हो भाई, x बाई वाई, और इसकी पावर कितनी होगी, n। तो हम इसको u लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। देखो तो भाई यहाँ से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो AB बाई AC है, AB बाई AC अगर है तो दोनों का स्क्वायर है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं AB बाई AC, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, BC अपॉन में AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब देखो, आपने जब हमारी जो पिछली जो क्लास थी स्टार्टिंग के अंदर, जो पहली जो क्लास थी, उस पहली क्लास के अंदर हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, याद करने की ट्रिक बताई थी इन रेशियोज को। तो वो ट्रिक ये थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। और भाई यहाँ से हम स्टार्ट करते थे, ये साइन, ये कोस, ये टेन, और ये कोट, ये सिकेंड, और ये आपके पास क्या होता था भाई, कोसेकेंड। भाई हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ से ये साइकिल चलेगी भाई, क्या चलेगी, ये साइकिल चलेगी। साइकिल जब चलेगी तो इस टाइप से घूम के आएगा भाई, ये साइन कोस टेन, उसके बाद कोट, फिर सिकेंड, और फिर क्या आएगा आपके पास, कोसेकेंड। तो भाई यहाँ से जब हम वैल्यू जब निकालते थे तो जब P बाई एच, तो साइन की वैल्यू निकालते थे, तो साइन की वैल्यू कैसे आती थी भाई, P अपॉन एच, मीन्स ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवा देते थे। तो इन तीनों के केस में तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवाते हैं भाई। और जब इन तीन की जब वैल्यू निकालते हैं ना, तो इन तीन की वैल्यू के लिए जब नीचे जो इनके साथ जो टर्म है ना, इनको इन ऊपर वाली टर्म से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो आपके पास इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा काम करें, अगर भाई AB अपॉन AC, तो इस फिगर के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर जब आपका थीटा अगर एक्यूट एंगल है, तो AB जो साइड है ना, ये रही AB साइड, ये किसका काम कर रही है भाई, बोलो किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या मैं P लिख सकता हूँ, और भाई ये AC किसका काम कर रही है, H का, तो H का काम कर रही है, तो मैं इसको P बाई H का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना काम, ठीक है भाई। प्लस BC बाई AC, और BC बाई AC, BC कौन है भाई, ये रहा, BC की वैल्यू कौन है, बेस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B, और ये AC आपका क्या है, H, और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जब आपके पास ये वैल्यू जब आएगी, तो यहाँ से भाई P अपॉन H, ये B अपॉन H। अब भाई यहाँ पे आओ,
बाकी P अपॉन H किसका मान होता है, P अपॉन H किसका मान होता है, तो P अपॉन H मीन्स P को जब H से भाग दोगे तो ये वैल्यू कौन है भाई, साइन, कौन है ये वैल्यू, साइन वैल्यू है भाई ये। तो साइन की वैल्यू क्या है, P अपॉन H मीन्स P बाई H की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पे ना P बाई H की जगह पे क्या लिख दिया भाई, ये 1 एज इट इज, P की जगह पे तो लिख दिया साइन थीटा, इसका स्क्वायर है नीचे H, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में ये B बाई H, ये कौन है, B अपॉन H। तो B को H से भाग देना है, B को H से भाग देना भाई, तो B को जब H से भाग दोगे तो ये कौन है भाई, सेकंड नंबर पे कोस, देखो ये B रहा, ये H रहा, B को H से भाग देना भाई, समझ रहे इस बात को, ऊपर वालों को नीचे वालों से, ये B को H से भाग देना, ये वैल्यू कौन है, C का मतलब यहाँ पे कोस, तो ये कोस की वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ गया भाई, कोस थीटा, और इसका क्या था भाई, ये स्क्वायर आ गया। और भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने आपको बताया था कि जब ये पावर जब बढ़ेगी तो फंक्शन की पावर होती है, इसको आप बाहर भी लिख सकते हो और अंदर भी लिख सकते हो, तो आप इसको एज इट इज यूं भी लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, इस पावर को आप अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन भाई छोटी क्लास वाला रूल मत ना लगा दो जी, ब्रैकेट के बाहर पावर है तो अंदर सभी के साथ पावर होगी, तो गलती से अगर ये जो वैल्यू है साइन थीटा इसका स्क्वायर, इसको गलती से ये मत लिख देना, अगर जी आपने तो कही थी कि इसमें दो टर्म है साइन और थीटा, तो साइन का भी स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर, भाई ये आपके माइंड का भ्रम है, यहाँ पे ये दो टर्म नहीं है साइन और थीटा, ये एक ही टर्म है, साइन का थीटा के बगैर कोई वजूद नहीं है, इसलिए साइन और थीटा दोनों एक ही वैल्यू है, तो ये पूरा दोनों मिलके ही एक वैल्यू बनाते हैं साइन थीटा, तो साइन की पावर बढ़ेगी ना कि थीटा की पावर बढ़ेगी, अगर ऐसा आपने लिख दिया तो ये आपका क्या भाई, गलत है। तो आपको ये नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, ये सिर्फ साइन की उस फंक्शन की पावर बढ़ेगी, थीटा जो भी एंगल जो भी होगा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, आप इसकी भले कितनी भी पावर ले लो, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, चलेगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो भाई, तो भाई ये आपके पास एक आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट है, हमने इसको प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो भाई ये तो आपकी मेन आइडेंटिटी है, ये तो क्या आपकी मेन आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी से आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हो, क्या, अगर मान लिया जाए इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी है, मान लिया जाए आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर उठा लाओगे, इसको उधर उठा के लेके आए तो ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है ना, इसको जब हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले देंगे, स्क्वायर रूट ले देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जैसे हमने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली है ना, उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, कोस की, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, मीन्स यहाँ पे तो कोस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन आपका कंप्लीट, ठीक है भाई। अब जिस प्रकार से हमने इसको जब यहाँ तक लेके आए हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी प्रूव करेंगे और इसको भी, तो इसके लिए आपका यहाँ तक का स्टेप तो सेम रहेगा, इक्वेशन 1 तक का, उससे आगे का जो स्टेप है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो देखो आप। तो भाई अब की बार जो है, पिछले पार्ट में हमने किससे किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार हम किससे कर देंगे, AB स्क्वायर से, काम वही बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, तीनों से 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे, पिछले में AC स्क्वायर से किया था, अब की बार हम किससे कर देंगे भाई, AB स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर दिया, AB स्क्वायर से, AB स्क्वायर से जो डिवाइड किया तो ये तो वैल्यू आ गई भाई AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, प्लस में ये आ गया भाई BC स्क्वायर बाई में AB स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो भाई, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था उसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, AC है भाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, प्लस BC बाई AB है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब फिर वही काम, AC अपॉन AB, AC की जब बात करेंगे तो AC आपका क्या, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो ये कौन है भाई आपका हाइपोटेन्यूस ओवर AB, AB की वैल्यू ये क्या है P, तो H अपॉन P का स्क्वायर आ गया,
AC ये हाइपोटेन्यूज है, AB आपके पास परपेंडिकुलर है, तो AC H हो गया, AB P हो गया, तो H बाई P का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज प्लस में BC अपॉन AB। BC की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे B, तो ये तो हो गया B और AB आपके पास है भाई P, तो B बाई P का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब H अपॉन P आ गया, B अपॉन P आ गया, इसका स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब यहां से उठाओ कि H अपॉन P किसकी वैल्यू है, B अपॉन P किसकी वैल्यू है। तो भाई H अपॉन P वैल्यू बता रहा है ये, तो देखो H अपॉन P मीन्स H को P से भाग देना, अब की बार भाई ध्यान से देना, H को P से भाग दे रखा है, इसका मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग दिया, तो अब की बार नीचे वाले फंक्शंस की वैल्यू स्टार्ट होगी। तो H को जब P से जब भाग देंगे तो ये यहाँ पे ये C आपके पास, और ये जो C है ना ये आपके पास कोसिकेंट है भाई, इसका ध्यान रखना। ये C जो है ये आपके पास क्या है, कोट। तो H अपॉन P किसकी वैल्यू होती है भाई, कोसिकेंट की, तो इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू रख देंगे भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर, ये 1 आपके पास एज इट इज रहेगा, प्लस में B बाई P, B को P से भाग करेंगे, तो देखो B ये रहा, B को P से भाग करना है भाई, B को P से भाग करना है, तो B ये रहा, P ये रहा, तो B अपॉन P मीन्स नीचे से वालों को ऊपर वालों से भाग देना है, तो इसलिए ये नीचे वाला रेशियो आएगा। तो ये कौन है भाई आपके पास फंक्शन कोट, तो कोट फंक्शन है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। अब फिर वही जैसे हमने किया था पिछले पार्ट में, आगे भाई ये जो पावर अंदर जाएगी एंगल की पावर नहीं जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे भाई, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये तो है आपकी मेन आइडेंटिटी, ये तो क्या आपकी मेन आइडेंटिटी। सेम जैसे पिछले में हमने किया था उसी प्रकार से हम यहाँ से आपके पास 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कोट स्क्वायर थीटा की निकाल सकते हैं। तो देखो भाई ये तो इसकी तो ठीक है, अगर आपको 1 की वैल्यू निकालनी हो तो ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, दोनों साइड स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या ले देंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले देंगे, तो भाई कोट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। इसका अंडर रूट अगर आ जाएगा तो तीनों वैल्यू आपके पास आ गई भाई। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये आपकी मेन आइडेंटिटी थी, यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल दी कोसिकेंट माइनस कोट, उसके बाद हमने यहाँ से कोट की भी वैल्यू निकाल दी। अगर आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू हो तो आप कोट की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत। तो अब हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं भाई, अब थर्ड पार्ट जो है उसको देखेंगे। तो भाई 2 पार्ट अब कंप्लीट, थर्ड पार्ट जो है एक बार हम AC से डिवाइड किया, एक बार AB से, अब की बार किससे कर देंगे BC से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई भाई AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर और में BC स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई AC बाई BC, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, AC अपॉन BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये AB बाई BC कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं, और भाई ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी तो इसको क्या लिखेंगे हम 1। अब फिर वही बात AC बाई BC, अगर AC ये रही आपके पास AC वैल्यू जो है इसको हम क्या लिखेंगे H, और BC बाई आपके पास क्या है भाई B, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AB आपके पास परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये BC आपके पास बेस है, ये बेस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? AC आपके पास हाइपोटेन्यूज था, H हो गया, BC आपके पास बेस था, इधर AB आपके पास परपेंडिकुलर, BC आपके पास बेस, ये वैल्यू आ गई आपके पास। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो यहाँ से H अपॉन B की जब बात है तो H अपॉन B ये रहा H अपॉन B, H को B से डिवाइड करना भाई, तो H को जब B से डिवाइड करेंगे तो इसलिए मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, मीन्स नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला जो फंक्शन है ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू भाई आपकी सीकेंट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू ये सीकेंट, तो
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे भाई, एच अपॉन बी की सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी को बी से डिवाइड करना है, पी को बी से डिवाइड करना है। तो पी को जब बी से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है भाई, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कौन है भाई, टेन। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टेन थीटा का स्क्वायर प्लस, और ये आपके पास क्या रहेगा भाई, ठीक है। फिर उसी प्रॉपर्टी से स्क्वायर को अंदर लेके जा सकते हैं, अंदर लेके जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। कोई दिक्कत। अब यहां से जब आप आओगे तो देखो मेन आइडेंटिटी जो है वो तो आपकी कंप्लीट, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी, और ये भी हमने कर दी आगे भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। लेकिन पिछले प्रॉपर्टी के बेस हम इसके अंदर भी भाई इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा जब चेंज करेंगे तो भाई आपको अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो tan स्क्वायर को इधर ले आओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये तो 1 की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड की टर्म में वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये वैल्यू आपके पास आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे देगा, 1 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और ये वैल्यू अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है तो ये tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये इधर स्क्वायर था ना, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। तो भाई ये आपकी मेन आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी। उस मेन आइडेंटिटी के बेस पे यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपके पास सेकेंड और 10 की वैल्यू है तो उसके बेस पे अगर आपके पास सेकेंड की वैल्यू तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर के हमने जो तीनों जो आइडेंटिटी थी वो तीनों की तीनों आइडेंटिटी हमने आपकी कंप्लीट कर ली है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी बेसिक्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेन 3 ही आइडेंटिटी हैं, इनके अलावा पीछे की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी हैं। हम एक बार उन सभी को लिख देते हैं, आप उन सभी को एक बार पढ़ना, उनको याद करना और फिर जाके हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ तो भाई अब तक जो भी हमने पढ़ा ना और उसके अंदर जितने भी आपके पास जितने भी फॉर्मूले आए थे वो सारे के सारे ये फॉर्मूले हैं। इनके बेस अब सारी जो लास्ट जो एक्सरसाइज है ना आपकी, उस एक्सरसाइज में इनको तो छोड़ करके बाकी ये सारे के सारे फॉर्मूले वहाँ के रिपीट होंगे भाई। अब आप सोचोगे कि हमें ये तो नहीं आते, हम कैसे करेंगे, तो भाई देखो इनको लिख के देखना पड़ेगा बार बार और समझना पड़ेगा। मैंने इनको सारी जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे बाई प्रूफ बाकायदा दे रखे हैं। अगर आपको प्रूफ देखना हो तो पीछे की क्लासेज जो हैं उनको आप पीछे बैठ में जाना और उन सभी क्लासेज में सारे के सारे फॉर्मूलों का बाई प्रूफ भी देख लेना, बाकी इनको याद करना है। अभी मैं इनको क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको tan थीटा की वैल्यू दे दे और वो आपसे कहेगी cot थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है कि भाई आप ये रहा फॉर्मूला tan और cot में, आपको उसके बीच में काम करना है कि tan और cot में क्या रिलेशन है। तो अपने माइंड में इन फॉर्मूलों में माइंड घुमाना है कि भाई tan और cot में आपस में क्या संबंध है। तो tan और cot में आपस में ये संबंध है कि अगर tan की वैल्यू दे रखी हो ना तो आप cot की वैल्यू निकाल सकते हो। tan की वैल्यू अगर दे रखी हो तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, cot की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, उसको tan की जो वैल्यू उसकी पलटी मरवा दो, tan की वैल्यू को क्या कर दो, पलटी मरवा दो। पलटी मरवा दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लिया जाए आपको cot की वैल्यू दे रखी है, आपको tan की निकालनी है, तो भाई cot को पलटी मरवा दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से अब मान लिया जाए आपको sin और cos की वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू दे दे, sin और cos की, वो आपसे कहे भाई cot थीटा की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, cot थीटा की। तो cot थीटा की वैल्यू निकालनी और cot थीटा की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी, sin और cos में। तो वह अपने माइंड में घूमना चाहिए बात कि sin cos का cot में क्या रिलेशन था। तो sin cos का cot में क्या रिलेशन था, ये रहा, ये cot रहा और ये sin और cos रहे। तो क्या कहता है कि cot कैसे आएगा, cos को जब किससे भाग दे दोगे, sin से भाग दे दोगे ना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot की वैल्यू आ जाएगी। बस ऐसे याद करना है आपको और इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो मैं ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान है, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फॉर्मूले यहाँ पे, इन फॉर्मूलोज को जब यूज करोगे तो आपको कोई वैल्यू प्रूव करनी है भाई, आपको कोई टर्म दी गई है उसको आपको प्रूव करना है। अब जैसे 1 पे ही काम करें, आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा, कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको 1 वैल्यू प्रूव करनी है और क्वेश्चन में आपको साइन कोस दे रखा है। तो साइन कोस अगर है तब जाके अगर 1 प्रूव करना है
तो साइन कोस की टर्म में 1 ये रहा, साइन कोस की टर्म में 1 ये रहा। ये साइन कोस की टर्म में 1 है, तो यहाँ से साइन कोस की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर मान लिया कि साइन की वैल्यू दे रखी है, आपको कोस की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला रहा, साइन की वैल्यू गिवन हो, कोस का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो, तो 1 के केस में आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए भाई, एक तो साइन कोस की टर्म में, एक ये रहा कोसिकेंट और कोट की टर्म में, और वही एक ये रहा सीकेंट और टेन की टर्म में। तो जो सी भी वैल्यू आपको गिवन हो ना, उसी वैल्यू को यूज करके आप 1 की वैल्यू के बराबर प्रूव कर सकते हो। तो इनके बीच में जो रिलेशन जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, अच्छे से आपको माइंड में सेट रहने चाहिए, ताकि आप इनको याद रख सको और भाई क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आप इनको अच्छे से सोल्व कर सको, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो इन बातों को समझ में आया। अब कैसे आप इनको अप्लाई करोगे, क्योंकि फॉर्मूले भी शायद चलो आप याद कर लोगे, बट फिर आपको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि जो वैल्यू आपको निकालनी है ना, उसका उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन देखो कि क्या उस फंक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है ना, तो बिचौला ढूंढ के लेके आना है। कौन ढूंढ के लेके आना है, बिचौला। अगर भाई ऐसा फंक्शन लेके आओ जिसका दोनों के साथ रिलेशन हो, ताकि पहले उसके पास पहुंच के दूसरे के पास पहुंच जाओ, तो आपका काम चल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है भाई। तो भाई ये जितने भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और अच्छे से इनको याद करना है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे क्लोज है। इन फॉर्मूलों को ढंग से समझना, लिख के देखना है और बार बार याद करना है इनको। अगर ये आपको याद हो गया तो अगली एक्सरसाइज में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मिनटों में तुरंत सोल्व हो जाएगी एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों को याद करो। लगातार हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी वीडियो हैं इनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।